अच्छा, जी लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जब आपका चार्ज पार्टिकल, ओके लेट्स से दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपका देन योर करंट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जब ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो आपका करंट ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही ये मोशन स्टार्ट कर सर, लेता है। आपकी आवाज ना बहुत हल्की आ रही, थोड़ा सा अगर आप प्लीज ऊंची बोल रहे हैं तो आवाज ठीक है। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है? आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लो ना, या फुल है आपका वॉल्यूम? जी जी सर, अब आवाज ठीक हो रही। सर मेरा वॉल्यूम ना 100% ही था। अच्छा। अच्छा, इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका स्टैटिक पोजीशन पे होगा, ओके लाइक इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो फिर आप इसके क्रॉस एक ही फील्ड होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। करंट भी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। या मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका स्टैटिक रेस्ट पोजीशन पे होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्रॉस होगा, ओके। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक यू व्हेन योर करंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर क्या होगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके क्रॉस होगा, ओके। जिसके बाद फिर ठीक वो है सर। फ्लक्स की चेंजेस आ जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसमें वो फेरेडे लॉ आ जाता है, सही है, वो इंडक्शन ट्रांसफार्मर वगैरह वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो वो इसी वजह से होता है कि जब आपके कंडक्टर में करंट होगा तो करंट जब होगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर करंट नहीं होगा तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट नहीं होगा तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो फिर आपका यानी आप जनरेशन नहीं कर सकते, या आप मोटर में उससे कोई ठीक हो इलेक्ट्रिक गया, नहीं वोल्टेज नहीं बनेगा। या वोल्टेज नहीं बनेगा, एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक हो गया सर। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो इसके उसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगा, सही है। तो वो एनर्जी क्या होता है वो हम एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, बिल्कुल या सर। डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं, हम बैटरी के थ्रू अक्सर प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो वो दैट एनर्जी इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सही। ठीक है सर। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है, सही है, तो आपने क्या करना है, इसको एनर्जी देना है, सही है। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको एनर्जी भी देना है और इसके लिए थोड़ा सा वो भी करना है, डिफरेंस भी क्रिएट करना है, सही है। तो दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के चेंज इन पोटेंशियल, सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल मीन्स कि हमारे पास जितने भी नॉर्मल लाइफ में हम जितने भी वो करते हैं, तो वो हम यही एज्यूम करते हैं कि दैट विल यू विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ने, इफ हेयर यू हैव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। So these electron, and here you have only one electron. So this is the higher concentration, this is the lower concentration. So यहाँ पे आपके पास potential, then the potential difference will not be equal to zero. लेकिन अगर आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर आपका पोटेंशियल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल के है, साथ एनर्जी है, बट लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। या डिफरेंस इक्वल होगा। सॉरी, डिफरेंस तो आपका सर ये ज़ीरो नहीं, होगा, डिफरेंस होगा ही नहीं। या डिफरेंस होगा ही नहीं, सही है, डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो इसी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा उतने ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। सो बोथ विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इन 3 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड देन दिस फोर्स विल बी ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर लेते हैं, सही। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू अदर फ्रॉम और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। वर्क इज द एनर्जी। W इज इक्वल टू वी क्यों, V इज इक्वल टू W बाई क्यों, ये फार्मूला आपने याद रखने हैं अक्सर। आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे ये आएगा। Yes sir, voltage is basically the work done to move per unit charge. अच्छा, जब आप वायर, हमारे पास करंट, एक करंट होता है, 2 पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, और एक आपका वोल्टेज होते हैं, रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज और करंट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
जब यस आपका सर। वोल्टेज सर ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस तो बेसिकली होता है, यानी वोल्टेज और वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो करंट ओवर या वोल्टेज का जो होता रेशो है, होता है। यानी रेशो होता है, वो होता है। अच्छा, जब आपका करंट हाई होगा, सही है, जब आपका करंट हाई होगा तो इट मीन्स कि तो आपके पास वोल्टेज लो होगा। current is equal to n into q divided by t. It means we have lots of electron. यस सर। Okay, we have बिल्कुल। thousands of electron. तो उसके लिए आपको वायर जो होगा वो थिक चाहिए होगा, इसका जो वेट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते जाओगे तो इसका वेट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा वायर को। सो नॉर्मल लाइफ में अगर वायर को आप देख लो और कोई आपसे पूछ ले कि इस वायर में करंट ज़्यादा है या वोल्टेज ज़्यादा है जिसकी वजह से थिकनेस ज़्यादा है, वायर की थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, तो वहाँ पे आपने यह आंसर करना कि द करंट इज़ हायर, वोल्टेज हाई नहीं है, करंट आपका हाई ठीक है। है सर। लेकिन अगर उस वायर के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन भी डाले हुए हैं, सही है, काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन, तो इंसुलेशन विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज। जितना ज़्यादा इंसुलेशन होगा इट मीन्स कि इतना हाई वोल्टेज है, जितना कम इंसुलेशन होगा तो इट मीन्स कि वोल्टेज इतना हाई नहीं है। एंड करंट information will be given to you by the wire thickness, okay। जितना कम करंट होगा तो बिल्कुल उसके लिए ठीक। हम, आपने देखा होगा बहुत थिन वायर हम यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा करंट होगा उतने हम थिक वायर यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, वापडा में हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर लेते हैं, वो वोल्टेज को हाई कर लेते हैं बट करंट को कम कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा ये। यस सर, करंट कम कर देता है, वोल्टेज हाई कर देता है, इस वजह से जो हीट लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। वो भी कम हो जाता है और वायर की थिकनेस भी कम हो जाती है, इसमें एक ये पॉइंट भी है, सही है। थिकनेस भी कम होती है, बिल्कुल ठीक है, हमें ज्यादा यस थिक वायर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। यस। और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि करंट को ज़्यादा कर लें और वोल्टेज, क्योंकि दिस इज़ द यूटिलिटी साइड, सही है। अच्छा, हम डीसी को क्यों यूज़ नहीं करते, दिस इज द एसी, एसी में आपको 3 वायर्स यूज़ होंगे, सही, 1 2 3, लेकिन इफ़ यू नीड डीसी ट्रांसमिशन तो डीसी को क्यों नहीं करते सर? डीसी, यस, डायरेक्ट डीसी में करंट आपको नहीं करते, हम एक ही, अल्टरनेटिंग करंट करते हैं या ताकि सर वोल्टेज प्रोड्यूस। अच्छा, डीसी को हम इसलिए डीसी में तो एक ही करंट मिलता है। या डीसी में हम क्या करते हैं, डीसी में आपके 2 ही वायर होते हैं, एक आपका फेज वायर होता है, सही है, और दूसरा आपका न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड से यूटिलिटी साइड तक, डिस्ट्रीब्यूशन साइड तक आपने ट्रांसमिशन लाइन बचाना है तो डीसी में आपको 1 वायर की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द डीसी ट्रांसमिशन, एंड फॉर द एसी ट्रांसमिशन यू विल नीड 3 वायर्स बिकॉज दिस इज 3 फेज, रेड येलो ब्लू, सही है। तो ये हम क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पज़ यही है कि यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा करंट होगा तो उतने ज़्यादा लॉसेस भी होंगे इस वायर में, और उतने ज़्यादा यानी थिक वायर की वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगरचे यहाँ पे एक ही वायर है बट यू विल नीड थिक वायर और लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि करंट आपको हाई फ्लो करवाना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर को कनेक्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन एसी, डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करते, बिल्कुल सही है सर। सही है। तो इसी वजह से हम ये करते हैं कि आजकल वो कर रहे हैं, अमेरिका साइड पे वो कर रहे हैं, वो यहाँ पे वो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर यूज़ कर लेते हैं, सॉरी इस साइड पे रेक्टिफायर यूज़ कर लेते हैं, सही है, और यहाँ पे वो कर लेते हैं, कन्वर्टर्स वगैरह वो लगा लेते हैं, तो उसके थ्रू वो करंट को कम कर लेते हैं, और यहाँ पे भी वो कन्वर्टर्स के थ्रू पर वो करंट को, यानी ट्रांसफार्मर का जो काम है वो कन्वर्टर्स के थ्रू वहाँ पे फुलफिल करते हैं। इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल वो डीसी ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ एसी। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद पावर आ जाता है, तो हमारे पास पावर दैट इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे, सही है। तो हमारे पास अभी क्या था, वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, ओके। ये अभी जो फार्मूला था उसमें, तो यहाँ पे आप ये पुट कर लो, यू विल गेट वी क्यू डिवाइड बाई टी, सो क्यू डिवाइड बाई टी इज़ द करंट, पी इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा।
अच्छा, इसके और भी फॉर्म आ जाते हैं, P इज इक्वल टू आई आर, सो दिस विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू यस आई सर, P is स्क्वायर equal to आर। I R, I square R, इस तरह बिल्कुल। अच्छा, ये फार्मूला मोस्टली हम लॉसेस के लिए यूज़ करते हैं, सही है, क्योंकि लॉसेस में आपने करंट को देखना लॉस के है। लिए यूज करते हैं सर, I या square R। या आई स्क्वायर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना लॉसेस हो रहे हैं इस ट्रांसमिशन लाइन में या यहाँ पे, तो आपने आई स्क्वायर आर के थ्रू मोस्टली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लॉसेस में हम क्या बिल्कुल देखते ठीक है हैं, सर। लॉसेस मींस के कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए हीट एनर्जी। तो लॉसेस में हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, और हम देखते हैं कि करंट कितना है। तो ये वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट होगा, हम करंट को देखते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इसी वजह से मोस्टली जब भी आपने लॉसेस को फाइंड करना है तो आई स्क्वायर आर फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसके और फार्मूला भी आ जाते हैं, P इज इक्वल टू, इसमें ये करंट की वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। इट डिपेंड ऑन द गिवन डेटा, आपको यस सर, गिवन V डेटा square क्या by है, R भी होता है बिल्कुल। सही है। तो ये फार्मूला फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर लिया करो। अच्छा, पावर को हम वाट मीटर के थ्रू मैयर करते हैं, वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर के थ्रू मैयर करते हैं, करंट को हम एम मीटर के थ्रू मैयर करते हैं, सही है। एमीटर के थ्रू करते हैं। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमारे पास जो आपने वोल्टेज को अप्लाई कर लिया इस वायर के अक्रॉस, सही है। सो ये आपको करंट देगा, बट यू आल्सो नीड टू नो द टाइप्स ऑफ द वायर। कुछ वायर इस तरह होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। कुछ वायर ऐसे होते हैं जो जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन वो काफ़ी यानी इतना हाई कॉस्टली नहीं होते। तो इस लाइक कॉपर वायर आप देख लो या सिल्वर देख लो, सही है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका सिल्वर आ जाता है, सही है। उसके बाद आपका कॉपर आ जाता है, फिर आई थिंक एल्यूमिनियम है या गोल्ड है, इसी तरह है, सही है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है हमारे पास वो एल्यूमिनियम से हम ज़्यादा यूज़ करें। एल्यूमिनियम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो कम है, सही है, लेस कॉस्ट। कॉपर काफ़ी हाई कॉस्ट है, कॉपर की कॉस्टली है, इसी वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन में जो वापडस है वो उसमें हम इस वायर को यूज़ नहीं करते कॉपर को। ऑल्दो कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आप कंपैरिजन कर लो कॉस्ट के साथ तो ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल है, सही। बिल्कुल ठीक है। और गोल्ड को तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। आई थिंक गोल्ड कॉपर के बाद गोल्ड है या इस तरह है, मैं भी भूल गया हूँ। उसकी रेजिस्टेंस कम होगी ना। या अच्छा, so resistance is the ratio of voltage and current. Resistance is actually the hurdles which this electron will feel during its motion. ये जब मोशन करेगा तो इसको यस कौन सर, कौन से हर्डल है हर्डल्स आ रहे बेसिक, हैं, जिसको फ्लो नहीं करने देगा। या फ्लो नहीं करने का, सो दैट इज द रेजिस्टेंस। अगर so that this is the unit is ohm, okay। इलेक्ट्रिक हीटिंग वही बात है, मैंने जब से पी टू आई स्क्वायर आर से मोस्टली इसको जॉल हीटिंग को हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ओम ला आ जाता है। तो ओम ला इज द like voltage is directly proportional to current, okay। If you increase the voltage then your current will get increase, if you decrease the voltage then your current will get decrease। अच्छा, यहाँ पे ओम लॉ ने हमें यही बताया था कि आप जितना जितना वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ तो आपको इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, सो आपका करंट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा, सही है, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, बिकॉज V इज़ इक्वल टू W बाय Q। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा V होगा, जितना ज़्यादा V होगा तो इट मीन्स कि उतना इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा एनर्जी है, तो जितना इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा एनर्जी होगा तो उतना फास्टली ये मूव करेगा। सो जितना ये फास्टली मूव करेगा तो उतना ये लेस टाइम लेगा, सही। तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना कम टाइम लेगा तो उतना ज़्यादा करंट होगा।
तो इफ़ यू इंक्रीज दिस वोल्टेज देन योर करंट विल ऑटोमेटिकली गेट इंक्रीज। ओके, अच्छा यहाँ पे ग्राफ में आपने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में आपने इसको यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, बिकॉज दिस इज़ द इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस इज़ द डिपेंडेंट एक्सिस। सो यहाँ पे आपने करंट लेना है। अक्सर स्टूडेंट ग्राफ बना लेते हैं लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे मैंने करंट लेना है या यहाँ पे। तो इसको आपने यहाँ इस तरह याद करना है कि दिस इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास एनर्जी तो आपके पास इंडिपेंडेंट है, बट करंट डिपेंड ऑन द एनर्जी। अगर एनर्जी होगा तो करंट होगा, अगर एनर्जी नहीं है तो फिर तो करंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी अनेबल टू मूव। सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे डिपेंडेंट एक्सिस पे रख लेते हैं, बिकॉज करंट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट। सो इसको हम इंडिपेंडेंट एक्सिस पे रख देते हैं। एक्स एक्सिस इज योर इंडिपेंडेंट एक्सिस, वाई एक्सिस इज योर डिपेंडेंट एक्सिस। अच्छा, अब अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सही है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सही है, आपके पास लेट से ये एक बल्ब है, सही है, तो इसके क्रॉस आपने करंट को मेजर करना है तो यहाँ पे आपने एमीटर को लगाना है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा तो वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगाना है, सही है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज को अप्लाई कर लो और वोल्टेज को ऐसा ऐसा इंक्रीज़ करते जाओ। तो इस ग्राफ को आपने ड्रा करना है इस तरह, करंट को भी यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ग्राफ को आपने इसी तरह ड्रा करना है। इफ़ दिस ग्राफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन तो फिर आपने कहना है कि इस वायर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पैसिव एलिमेंट है, दैट इज़ द रेजिस्टर। लाइक ओहमिक मटेरियल है मेरे पास, रेजिस्टर। लाइक इस बल्ब के अंदर कोई इंडक्टर नहीं है मेरे पास और कोई कैपेसिटर नहीं है इस मेरे पास, ये ओनली रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड इनसाइड दिस बल्ब। कुछ बल्ब होते हैं जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो वो नॉन ओहमिक में आ जाते हैं। तो जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है, आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो आपके पास आपने फिर उसको देन दिस मटेरियल विल बी योर ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक मटेरियल का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, इस तरह होता है या इस तरह हो जाता है, सही है, जिस तरह दिस इज द डायोड का ग्राफ है। ओके सर। तो ये डायोड में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक आपका फॉरवर्ड बायस होता है, एक आपका रिवर्स बायस होता है। इसकी तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, उससे पहले इसको कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पे ये ग्राफ आपने जब ये एक्सपेरिमेंट करना है, सो डूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट करें तो डूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट आपने टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, सही है, सही है। मोस्टली टेम्परेचर को आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, सही है। तो फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर आपका ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा और ये जो स्टेटमेंट है वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर एनवायरनमेंट से भी एनर्जी लेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा इन्होंने पोर्शन डिस्कस किए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एक आपका होता है कंडक्टर, सही है। तो दिस इज़ द वैलेंस बैंड, ओके, और इन कंडक्टर, एंड दिस इज़ द कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज़ द फॉरबिडन बैंड, ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन होगा आपका, सो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा, वो अक्सर इस तरह हो जाता है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सी, वो टेम्परेचर भी इसके लिए काफ़ी है, लाइक वो एनर्जी भी इसके लिए काफ़ी है। उसी एनर्जी पे भी ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में आ जाता है, सही है। और ये कंडक्शन आपका थोड़ा सा आप एक्सटर्नल एनर्जी दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन आपका वो इजीली फ्लो स्टार्ट कर लेगा। सो दिस इज़ द कंडक्टर, सही है। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में आपका दिस इज़ द वैलेंस बैंड, सॉरी दिस इज़ द कंडक्शन, this is the conduction band and this is the valence band. So this is the conduction band and this is the valence band. तो इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका फॉरबिडन बैंड होता है एंड दिस इज द एनर्जी लेवल, ओके, ये आपका एनर्जी है। तो योर कंडक्शन EC will always be greater than EV।
तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इसको आप एनर्जी दे दो बाहर से, सही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट थोड़ा सा दे दो इस मटेरियल को, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि ऊपर की तरफ जंप कर ले, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज एनर्जी डिफरेंस ये इट विल बी अनेबल एंड इट विल मूव बैक, सही है। कुछ कभी कभार इस तरह हो जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हीट दे देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन में आ जाते हैं और ये आपका कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। दिस इज़ द इंसुलेटर। एक आपका सेमीकंडक्टर होता है विच इज़ इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सही है, जिसको आप थोड़ा सा एनर्जी दे दो तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। जिस तरह आपके आजकल जो मोस्टली वो यूज़ करते हैं सोलर पैनल वगैरह, उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी दे दो तो ये आपके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और ये आपका वो करंट दिस मटेरियल विल स्टार्ट कंडक्टिंग। अच्छा, इसमें अच्छा, तो ये कब अक्सर जो आज के सोलर पैनल यूज़ करें तो दिस मटेरियल विल एक्ट एज ए कंडक्टर इन लाइट and this material will act as an insulator in dark region। ये जो आज के सोलर पैनल उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। तो हमारे पास जो डायोड्स बने होते हैं तो ये भी हमारे पास सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ द पी एन डायोड, दिस इज पी साइड एंड दिस इज द एन साइड, और यहाँ पे आपके पास वो if you connect positive terminal toward this side and negative toward this side, इसको हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक साइड पे आपका पी स्लैब होता है, दूसरी साइड पे आपका एन स्लैब होते हैं, और इसको मिड में आपके लाइक स्टैटिक चार्जेस होते हैं। डिप्लीशन लेयर, इसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, सही है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम द चार्ज कैरियर्स, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, ओके। अच्छा, दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड, तो यहाँ पे आपके नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, सही है, और ये मूव नहीं करते, स्टैटिक पोजीशन में होते हैं। यहाँ पे आपके पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। This is the PN junction and this is also in the forward bias, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आपका P के साथ कनेक्ट है एंड दिस इज दी N रीजन। तो यहाँ पे आपके मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे आपके मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, सही है। सो डायोड में भी आपका इस तरह के PN जंक्शन होते हैं, सही है। तो इस साइड को अगर आप पॉजिटिव दे दो और इस साइड को नेगेटिव दे दो तो फिर ये आपका कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है, और इसमें थोड़ा सा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, 0.7 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ही फिर ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक अगर यहाँ पे आप 0.3 वोल्ट दे दो तो ये कंडक्शन नहीं करेगा बिकॉज 0.3 वोल्ट इज लेस देन 0.7। अगर यहाँ पे आप 1 वोल्ट दे दो तो फिर ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द 0.7 वोल्ट। इसका जो फॉरवर्ड कंडक्शन है वो 0.7 वोल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा। सो मिनिमम 0.7 चाहिए, या मिनिमम 0.7 चाहिए इफ दिस सेमीकंडक्टर इज मेड फ्रॉम द सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन से बना होगा तो फिर 0.7 चाहिए, अगर जर्मेनियम से बना होगा तो फिर आपको 0.3 चाहिए होगा, अगर ठीक हो गया सर, गैलियम आर्सेनाइड से बना होगा तो फिर आपको 1.4 चाहिए होगा, सही है। तो इसी तरह ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे कि कौन सा सेमीकंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो। सो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इस तरह इसका कर्व जो है वो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन 0.7 वोल्ट के बाद अगर आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर लो तो ये आपका कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, रिवर्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ दी -1 वोल्ट, ओके। तो -1 वोल्ट मीन्स के पहले
here you are applying positive terminal and this is the negative, तो ये रिवर्स बायस है. दिस इज द पी साइड, दिस इज द एन साइड. तो पी साइड पे आप नेगेटिव चार्ज टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हो, एन साइड पे आप पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये रिवर्स बायस हो जाता है. तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्शन नहीं करता. तो ये देख लो यहाँ पे आपका करंट 0 0 आ रहा है. जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते जाओ तो आपका करंट 0 होगा. लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दो, रिवर्स वोल्टेज को आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करो, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सही है, ये इस तरह कर्व बनेगा इसका. अच्छा, मैंने रिवर्स करंट ड्रा किया तो इसमें आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो ये नेगेटिव करंट इसमें फ्लो करेगा. सही है, लाइक डायोड में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत हाई करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप लोगों ने ओ लेवल में भी इसको पढ़ा होगा, तो ईजी है. व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड, इसको आप लोग फिर रीड कर लो. अच्छा, रेक्टिफायर में हम डायोड्स यूज़ करते हैं, ओके, और इन्हीं डायोड्स के थ्रू हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं. सो जब आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं. एक आपका होता है इन्वर्टर. फिर क्या कहते हैं, दोबारा बताइएगा. अगर आप के पास लाइक आपने बैटरी को चार्ज करना है घर में. जी सर. सही है, तो बैटरी दिस बैटरी विल रिक्वायर डीसी सप्लाई. इसको आपने एसी नहीं देना, इसके टर्मिनल पे आपने डीसी सप्लाई देना है. क्योंकि बैटरी के ऊपर आप देख लो तो एक पॉजिटिव लिखा होगा और यहाँ पे नेगेटिव लिखा होगा. आपने गाड़ी की बैटरी देखी होगी, वहाँ पे ये साइन लगे होते हैं. पॉजिटिव एक टर्मिनल पे लिखा होता है और दूसरे पे नेगेटिव टर्मिनल लिखा होता है. जबकि एसी जो आपका सप्लाई होती है एसी, वहाँ पे आपने ये देखा होगा, वहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते हैं. बस वो आपको दे देते हैं कि ये आपका एक टर्मिनल है, दिस इज द सेकंड टर्मिनल. क्योंकि वहाँ पे हमारे पास साइकिल किस तरह बनता है, वहाँ पे कभी आपका पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा. तो ये साइड फॉर फ्यू interval of time this side will be positive and this side will be negative, and for the other few interval of time this side will be positive and this side will be negative. तो वहाँ पे फिक्स आप अगर आप वहाँ पे ये लिख लो कि ये मेरे पास एसी सप्लाई है, सही है, और इस साइड को आप पॉजिटिव लिख लो, इस साइड को नेगेटिव लिख लो, तो ये आप वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है. जबकि डीसी में हम फिर वो कहते हैं कि या दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. सही है. तो बैटरी के लिए जब भी आपने बैटरी को चार्ज करना है तो इसके लिए आपने डीसी सप्लाई देनी है. तो हमारे घरों में एसी सप्लाई होता है. सही है. तो आपने यहाँ पे अगर स्विच को यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मिड में एक रेक्टिफायर कनेक्ट करना है, रेक्टिफायर. सही है. तो ये क्या कर लेगा, आपको जो मेन स्विच हैं वहाँ से उसको एसी को ये कन्वर्ट कर लेगा डीसी में. ये आपको आउटपुट पे डीसी देगा. तो डीसी को आपने फिर यहाँ पे बैटरी की तरफ कनेक्ट कर, या लाइक आपके जो मोबाइल चार्जर हो गए, सही है, ये जो मोबाइल चार्जर हो गए, तो वहाँ पे भी आप वो रेक्टिफायर इसके अंदर कनेक्ट होते हैं. क्योंकि मोबाइल में भी बैटरी जो होते हैं उसके लिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत, वो डीसी पे काम चार्ज होते हैं. सही है, एसी पे वो चार्ज नहीं होता. तो जो चार्जर होता है तो वो भी यही काम करता है कि रेक्टिफायर उसके अंदर कनेक्ट होते हैं तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आपकी बैटरी को सप्लाई करते हैं आगे. अच्छा, हमारे पास हमारे पास यूपीएस होते हैं घरों में. तो यूपीएस जो होते हैं वो आपका क्या करता है, यूपीएस के अंदर आपके पास इन्वर्टर्स लगे होते हैं. सही है. तो आपने देखा होगा घरों में यूपीएस से हम क्या करते हैं, बैटरी से हम ले लेते हैं, यूपीएस में दे देते हैं सप्लाई, और फिर यूपीएस से हम अपने घर को सप्लाई देते हैं. तो यूपीएस क्या करता है, यूपीएस यहाँ से डीसी सप्लाई ले लेता है और इन्वर्टर्स के थ्रू ये इसको एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो फिर हमारे घरों में जितने भी फैंस वगैरह होते हैं वो सारे एसी पे काम करते हैं, तो वो आपको एसी आउटपुट दे देता है यूपीएस. तो यूपीएस में के अंदर इन्वर्टर्स होते हैं और इन्वर्टर का काम क्या होता है, दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर में एसी डीसी में कन्वर्ट करते हैं और इन्वर्टर आपका डीसी एसी में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर. सही है.
अच्छा, इसके बाद हमारे पास रेजिस्टिविटी का वो आ जाता है। तो हमारे पास जो हमने अभी रेजिस्टेंस को डिस्कस करे, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। सही है। तो ये Yes, sir. इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लाइक जितना आप लेंथ को इंक्रीज़ करते जाओ वायर की, तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी, और जितना आप एरिया को ज़्यादा करते जाओ तो उतना आपका रेजिस्टेंस जो है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना आपका रेजिस्टेंस कम होगा। सही है। एंड दिस रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड कम ऑन द होगा। मटेरियल कि ठीक ये है। मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल से ये वायर आपका बना हुआ है। आइदर दिस वायर इज मेड फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम, और कौन से मटेरियल से बना हुआ है। तो आपने देखना है कि ये कौन से मटेरियल से बना हो। तो अगर कॉपर से बना है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने वायर की लेंथ को मेजर करना है, इसका एरिया आपने स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर के थ्रू एरिया को मेजर करना है, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आपके पास इस वायर की रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। सही है। सो यू कैन इजीली फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर थ्रू दिस फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई एन। ये इजी एग्जांपल है, इसको आप लोग रीड कर लो इजी यहाँ से। लाइक जितने लेंथ को आप इंक्रीज़ करते जाओ, उतने हार्डर्स आपके लिए इंक्रीज़ होंगे इस बंदे के लिए, तो उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना आप इन्हीं बंदों का अगर आप इस तरह कर लो, तो इट मीन्स कि आप लेंथ को कम कर रहे हो लेकिन आप एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो उतना कम हर्डल होंगे इस बंदे को यहाँ पे पास होने में से। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या है रिलेशन? तो हमारे पास जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओ तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि कोलिजन जो है बिटवीन चार्ज पार्टिकल वो इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वायर जो होगा जिसको आप फिर हाथ लगा लो तो वो काफ़ी गर्म होगा। सही है। सर आज बस इतना ही करते हैं, एक्सरसाइज फिर बाद में कर लेंगे क्या? जी, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज। अच्छा, इंशाल्लाह सर। डीसी भी पढ़ाए हैं आप लोगों को? पढ़ाए हैं डीसी सर्किट? यस सर, डीसी सर्किट भी कर लिया। ओके, काफ़ी तेज़ जा रहे हैं आपके स्कूल। बस हमने इस वीक तक इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी खत्म करनी है इंशाल्लाह। या पार्टिकल फिजिक्स उन्होंने कर लिए हैं? सर खत्म कर दिया पार्टिकल। ओके। तो सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं हमारा तो वो हेडर का भी शायद हो गया। ओके ओके ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को हम कर लेंगे। सर कल से हम न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे ना? थोड़े से वो मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी कर लेते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इस पे। सही है।